अब हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा। मैंने इसमें आपको कल नोट्स भेजे हैं और उन नोट्स को देख लीजिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा किसको कहते हैं। वह प्रत्यावर्ती धारा ऐसी होती है, वह धारा होती है जो समय के साथ धन तथा ऋण दिशाओं में, यानी कि कभी एक दिशा में और कभी एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो अपनी दिशा को बदलती रहती है, ऐसी धारा को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। इसके विपरीत दुष्ट धारा किसको कहते हैं? दुष्ट धारा वह धारा होती है जिसमें समय के साथ धारा अपने मान को नहीं बदलती है, बल्कि उसका मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है। एक ही दिशा में जो धारा बहती है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा ज्ञात करने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के सूत्र को ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कैसे उत्पन्न होती है। चुंबकीय क्षेत्र में अक्ष के परितः घूमती कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज। पहले हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज पढ़ेंगे, तब हम प्रत्यावर्ती धारा पर आएंगे। अभी तक हमने जो पिछला चैप्टर था वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसमें हमने पढ़ा है कि बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण किसी कुंडली में क्या होती है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, परिपथ यदि बंद हो तो उसमें एक प्रेरित धारा भी प्रवाहित होती है, जिसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। तो यहाँ पर हम कहेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज कैसे उत्पन्न होता है। माना ये एक चुंबकीय क्षेत्र है बी, एक समान, और इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली आयताकार कुंडली की हम बात कर सकते हैं। ये अब ये कुंडली जब जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, इस कुंडली का ए, इसका जो वेक्टर है वो इस दिशा में है और बी की दिशा ये है, लेकिन इसके लंबवत होने के कारण, ये लंबवत है, बी फाई इक्वल टू बी ए, इससे जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है फाई इक्वल टू बी ए है। लेकिन जैसे जैसे ये घूमती जाएगी, ए का मान ए कॉस थीटा होने के कारण 0 से लेकर के 90 डिग्री तक थीटा का मान क्या है, ये लंबवत दिशा से इस दिशा में, तो ये मान लगातार क्या होता जाएगा, परिवर्तित होता जाएगा। अर्थात इस कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। जब बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। कुंडली यू थी, ये इस तरह से हो गई, देखिए। अब जो है इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जो फाई था वो न्यूनतम हो गया, फिर कुंडली लगातार घूम रही है, अब फिर इसका मान बढ़ना शुरू हो गया है, फिर बढ़ गया, फिर अधिकतम हो गया, फिर क्या हो गया, फिर न्यूनतम हो गया और फिर अधिकतम हो गया। इस प्रकार से इस कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण लगातार क्या होता जाएगा, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो हम जानते हैं फाई इक्वल टू बी डॉट ए, फाई बराबर बी डॉट ए का मतलब बी ए कॉस थीटा। अब यदि थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन है, यदि ये कुंडली जो है ओमेगा कोणीय वेग से अपनी अक्ष के परितः घूम रही है, अपने अक्ष के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, तो जो कोणीय विस्थापन होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। तो फाई इक्वल टू बी हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। अब हम जानते हैं उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, या डी बाई डी टी ऑफ फाई, या डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी। फाई की जगह क्या लिख दिया, बी ए कॉस ओमेगा टी लिख दिया। अब बी ए बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का जो अवकलन होता है, गणित वाले बेटर जानते हैं इसको, माइनस बी ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा इंटू ओमेगा भी आएगा यहाँ पर, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यदि कुंडली में एन फेरे हो तो ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का अब अधिकतम मान कितना हो सकता है, हम जानते हैं साइन 90 डिग्री, साइन उस समय साइन 90 का अधिकतम मान। तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो अधिकतम मान होगा ई जीरो इक्वल टू माइनस एन बी ए ओमेगा होगा, और इसको हम ई जीरो से प्रकट कर सकते हैं। तो ई जीरो एन बी ए ओमेगा को हम क्या लिख देंगे, ई जीरो रख देंगे, तो ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि प्रेरित वोल्टेज हो जाएगी ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। अब यदि परिपथ बंद है और उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है तो आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी हो जाएगी। ये जो है क्या है, प्रेरित धारा, उत्पन्न प्रेरित धारा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं चाहे प्रेरित वोल्टेज है चाहे प्रेरित धारा है, ये किस पर निर्भर कर रही है, साइन ओमेगा टी पर निर्भर कर रही है। अब देखिए कुंडली है, कुंडली इस प्रकार से थी और ये लगातार यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री ये घूम गई, ऐसे हो गई, फिर जो है अगले 90 डिग्री फिर घूमी, फिर ये हो गई, फिर अगले 90 डिग्री फिर घूम करके फिर ये हो गई, और फिर अगले 90 डिग्री ये घूम करके हो गई। अब देखिए ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, ई को ही ले लेते हैं, यहाँ पर थे साइन जीरो जीरो,
ई जीरो इंटू जीरो कितना हो जाएगा, प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है, प्रेरित जो वोल्टेज है उसका मान 0 हो जाएगा। जब ये घूम करके 90 डिग्री पे हो जाएगी तो E इक्वल टू ई जीरो साइन 90, साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये अधिकतम हो जाएगी, ये मान ई जीरो के बराबर हो जाएगा। फिर अगले 90 डिग्री घूम करके फिर ये समतल हो गई, फिर क्या हो जाएगी 180, यानी कि कुंडली घूम करके कितनी हो गई 180 हो गई। फिर क्या 180 का मान साइन 180 का मान 0 होता है, यही हो जाएगी। फिर घूमेगी, फिर अगले 90 डिग्री घूमेगी 270 हो जाएगी, 270 पर घूम करके इसका मान क्या हो जाता है -1 हो जाता है और ये यहाँ आ जाएगा। अब इसका मान जो है -E0 हो जाएगा, -E0 270 डिग्री पर, और फिर 360 पर आकर के फिर जो है साइन 360 क्या होता है 0 होता है। फिर क्या हो जाएगी यहाँ पर E का मान जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान फिर 0 हो जाएगा। यानी कि कुंडली के एक चक्कर 360 डिग्री घूमने पर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उसका मान अधिकतम हुआ E0 पर हुआ, फिर 0 हुआ, फिर -E0 पर हुआ और फिर 0 हुआ। यही जो है धारा के लिए भी होगा। धारा का मान भी जो है प्रत्येक 90 डिग्री पर अधिकतम I0, अगर हम इसको इससे प्रकट करें, आई को हम ऐसे प्रकट करते हैं, आई भी ऐसे ही हो गया, ये आई हो गया और ये वी हो गया या ई हो गया। अभी तक हमने प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बारे में पढ़ा। प्रत्यावर्ती धारा I बराबर होती है I0 साइन ओमेगा टी। इसका अब हम क्या करेंगे, औसत मान निकालेंगे, औसत माध्यमान, औसत या माध्यमान निकालेंगे। तो IM, चूंकि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो इस प्रकार से होती है, साइन कर्व के रूप में चलती है। इसकी ये फर्स्ट हाफ साइकिल कहलाती है और ये सेकेंड हाफ साइकिल, आधी साइकिल, ये आधी साइकिल, ये धनात्मक हाफ साइकिल कहलाती है, ये ऋणात्मक हाफ साइकिल कहलाती है। तो पूरी साइकिल के लिए इसका जो धारा का जो औसत मान होता है वो तो 0 होता है, लेकिन फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हम पता कर सकते हैं कि फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए इसका औसत मान कितना होता है। तो IM से प्रकट करेंगे। IM फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए यहाँ से लेकर के 0 से लेकर T/2 तक और अगली होती है T/2 से लेकर T तक। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे 1/T/2, 0 से T/2, लिमिट कितनी है T/2 तक है, I/dt। हम जानते हैं T इक्वल टू 2π/ओमेगा, T बराबर 2π/ओमेगा। पूरा एक साइकिल होता है। जो कुंडली थी वो कितनी थी 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब क्या हो गया 2π, और कोणीय वेग कितना था ओमेगा था। तो T पूरी साइकिल में लगा समय जो आवर्तकाल कहलाता है वो कहलाता है कोणीय विस्थापन। कुल कितना हुआ 2π और कोणीय वेग कितना है ओमेगा, तो 2π/ओमेगा हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पर आया है यूज T/2, तो T/2 कितना हो जाएगा /2 हो जाएगा, π/ओमेगा हो जाएगा। तो 1/π/ओमेगा T/2 की जगह, और लिमिट कितनी है T/2 तक है, π/ओमेगा I/dt। इसका मान ओमेगा/π हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और 0 से π/2 I0 साइन ओमेगा टी। आई की जगह क्या लिख देंगे I0 साइन ओमेगा टी GT, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे I0। और जब साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ओमेगा/π पहले से था, I0/ओमेगा बाहर आ गया, और कॉस ओमेगा टी और लिमिट ये डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है, निश्चित समाकलन 0 से π/ओमेगा, माइनस I0 माइनस भी बाहर आ गया, I0/π कॉस ओमेगा, और t की जगह π/ओमेगा, T/2 की जगह π/ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0, ये क्या थी 0, तो ये क्या हो जाएगा -I0/π कॉस पाई माइनस कॉस 0, माइनस I0/π और कॉस पाई, कॉस 180 का मान माइनस होगा तो माइनस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो -2 हो जाएगा, -2 इंटू माइनस +2 हो जाएगा 2I0/π। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए जो धारा का औसत मान होगा वो होगा 2I0/π। इसी प्रकार से सेकेंड हाफ साइकिल के लिए इसका मान हो जाएगा -2I0/π, यानी कि सेकेंड हाफ साइकिल के लिए -2I0/π और फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए 2I0/π। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो पूरी साइकिल के लिए इसका औसत मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम जो प्रत्यावर्ती धारा इसके वर्ग माध्यम मूल मान ज्ञात करेंगे। वर्ग माध्यम मूल मान क्या होता है, धारा के वर्ग, धारा है I, उसका वर्ग, उसका औसत मान,
आई स्क्वायर का औसत मान के वर्गमूल को और इसका भी वर्गमूल, तो ये कहलाएगा वर्ग माध्य मूल मान। इसको हम ज्ञात करेंगे तो पहले हम आई स्क्वायर बार ज्ञात करेंगे, यानी कि पहले हम मूल बाद में ज्ञात करेंगे, वर्गमूल बाद में ज्ञात करेंगे। पहले हम धारा के वर्ग के माध्य को ज्ञात करेंगे, तो धारा का वर्ग आई स्क्वायर बार हो गया। अब ये पूरी साइकिल के लिए ज्ञात करेंगे हम, ये पूरी साइकिल के लिए 0 से लेके t तक, ये तो t/2 तक था हाफ साइकिल के लिए जो हमने इसका औसत मान ज्ञात किया था, लेकिन वर्ग माध्य मूल मान पूरी साइकिल के लिए तो 1/t 0 से t तक आई स्क्वायर dt। वैसे ही यहाँ पर t के लिए क्या लिखेंगे हम 2π/ओमेगा, 1/t 2π/ओमेगा 0 से 2π/ओमेगा और आई स्क्वायर साइन स्क्वायर आई स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया I0 साइन ओमेगा t, इनका वर्ग कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरा मान आ जाएगा ओमेगा/2π, ये मान पलट जाएगा 1/2π/ओमेगा का ओमेगा/2π आ जाएगा, I0 बाहर आ जाएगा, I0 स्क्वायर बाहर आ जाएगा 0 से 2π/ओमेगा 1। अब देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा t dt को हम जानते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि हम cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दें, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो हमारे पास साइन स्क्वायर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो है 2 साइन स्क्वायर, यहीं पर अगर हम 2 से भाग करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से भाग वाला तो ये चल जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1 माइनस cos 2 थीटा, तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी dt आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ओमेगा/2π I0 स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 भी बाहर आ जाएगा और 1 माइनस ऊपर कितना बच जाएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी dt, 1 dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t माइनस cos 2 ओमेगा टी dt का माइनस का cos का साइन ओमेगा 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ इसका है, इतना हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये डेफिनेट इंटीग्रल है 0 से 2π ओमेगा/2π I0 स्क्वायर अपॉन 2π, ये तो ऐसे ही आ गया। अब t की जगह, इस t की जगह एक बार क्या लिखेंगे 2π/ओमेगा माइनस 0, t की जगह माइनस इसकी जगह साइन 2 ओमेगा इंटू t की जगह 2π/ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, साइन 4π, साइन 4π का मतलब 2π का मतलब 360 और साइन 4π का मतलब होता है 720, यानी कि ये 0 के बराबर वैल्यू होती है, माइनस साइन 0, ये भी 0 ही होती है, तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बच जाएगा ओमेगा/2π इंटू I0 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2π/ओमेगा। अब 2π से 2π कट जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, तो बच जाएगा I²/2, यानी कि क्या बचा है I² बराबर बचा है I0 स्क्वायर/2। और इसका अगर वर्गमूल कर दे, तो IRMS बराबर हो जाएगी I² बार/2 और I स्क्वायर का मान कितना है I0/2 का अंडर रूट, तो I0/√2, यानी कि जो IRMS आई है, IRMS का मान कितना आया है IRMS का मान आया है I0/√2। इसी प्रकार से अगर हम VRMS की बात करेंगे, VRMS वोल्ट का वर्ग माध्य मूल मान, तो ये आ जाएगा V0/√2, यानी कि ERMS या VRMS, इसको VRMS भी प्रकट कर सकते हैं और ये VRMS बराबर V0/√2 के बराबर मान है।